हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए एमसीक्यू सीरीज। ये हमारा एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी पोर्शन आपसे मिस ना हो सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर्ड सुप्रीम एज ए सोर्स ऑफ पावर। निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना गया है। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसे माना गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना इन ऑप्शंस में से हम करेक्ट चूज करेंगे। ऑप्शन ए है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी है इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को दर्शाती है। ऑप्शन सी है इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी, वह स्रोत बताती है जिसे संविधान अपनी अधिकारिता प्राप्त करता है। ऑप्शन डी है इज अ सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की अधिकारिता का स्रोत है। तो क्या है संविधान की प्रस्तावना? तो ऑप्शन सी सही है। ये स्रोत बताती है जिससे संविधान अपनी अधिकारिता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्टेट एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, ऑप्शन डी अफिलिएटेड बट प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज्ड कॉलेजेस। तो इसमें से कौन सा शामिल है स्टेट में जो कि आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है उसमें? तो ऑप्शन ए सही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संविधान संघ की कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान करता है। और रीजन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट, भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है हमारा और उसका क्या सही रीजन है या नहीं? तो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका जो सही आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द यूनियन लिस्ट, संसद को संघ सूची की किसी भी विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। ऑप्शन बी है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ है पावर टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट, संसद और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट गिवन इन द यूनियन लिस्ट, कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल संघ सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। ऑप्शन डी है द यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी है, इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट गिवन इन द यूनियन लिस्ट। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या था? कथन सही नहीं है, नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट जो है वो भी हमारा सही है कि संघ सूची के विषय पर संसद को बनाने का अधिकार है और यहाँ जो है संसद और राज्य दोनों समवर्ती सूची पर बना सकते हैं। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन डी था कि कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधि बना सकती है, संघ विधि बना सकती है, लेकिन राज्य विधानमंडल संघ सूची के विषय पर कभी भी लॉ नहीं बना सकती। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल सेज ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है भारत के क्षेत्र में
संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है भारत के क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और आवागमन स्वतंत्र होगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 301, ऑप्शन बी आर्टिकल 302, ऑप्शन सी आर्टिकल 303, ऑप्शन डी आर्टिकल 304। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये? 301 में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किन आधारों पर आपातकाल घोषित कर सकता है? तो यहाँ 4 सिचुएशन दिए गए हैं और नीचे कोड है जिनमें से हमें ऑप्शन चूज करने की कौन से सही है। तो देखते हैं हम किन किन ग्राउंड्स पर राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित कर सकते हैं। पहला सिचुएशन है वॉर, सेकंड है इंटरनल डिस्टर्बेंस, थर्ड है एक्सटर्नल एग्रेशन, फोर्थ है आर्म रेबेलियन। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ युद्ध के आधार पर हो सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर हो सकता है और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इंसर्टेड द वर्ड नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to any amendment made under this article in article 368? किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में यह शब्द जोड़े गए? अनुच्छेद 13 में कुछ भी इस अनुच्छेद के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 24th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 22nd अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है 24th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए है ए बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स रेगुलेटिंग रिलेशंस ऑफ स्टेट्स, राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करने वाले प्रथागत और संधि नियमों का एक समूह। ऑप्शन बी है बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग सिविलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभ्य राष्ट्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह। ऑप्शन सी है बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स, ऑप्शन सी है अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, राज्यों और संगठनों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले प्रथागत एवं संधि नियमों का समूह। ऑप्शन डी है अ बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट रेगुलेटिंग रिलेशंस ऑफ स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्टेन इंडिविजुअल्स विच स्टेट्स फील बाउंड एंड डू ऑब्जर्व इन देयर कंडक्ट, राज्यों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कुछ व्यक्तियों के संबंधों को नियंत्रित करने वाले आचरणों के नियमों का एक समूह जिन्हें राज्य बाध्य मानते हैं और पालन करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति को दर्शाता है? तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाज मेड आफ्टर। व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि में वस्तु से विषय बनाने का पहला प्रयास किसके बाद किया गया था? ऑप्शन ए है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ऑप्शन बी है 1815 वियना कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन डी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ वेयर ऑथोरिटेटिवली लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधिक स्रोतों को पहली बार अधिकार पूर्वक किसमें निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए है द हेग कन्वेंशन ऑफ फॉर द स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के विशेष समाधान हेतु हेग सम्मेलन, ऑप्शन बी है द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस की संधि, ऑप्शन सी है द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी है द इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है द इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है इंश्योरिंग रिस्पेक्ट फॉर ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ऑप्शन सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑप्शन डी है प्रमोशन ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है। ये जो ऑप्शन सी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पर्पस नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। बाकी के तीनों जो है ये यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए द जनरल असेंबली, ऑप्शन बी द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी बोथ द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ऑप्शन डी है द सेक्रेटरी जनरल। इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी है बोथ द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन इन इंटरनेशनल लॉ वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय ग्रोसियस, हु सेड दिस? अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य के उत्तराधिकार का सिद्धांत ग्रोसियस ने रोमन विधि से लिया, यह किसने कहा? ऑप्शन ए चार्ल्स फैनविक, ऑप्शन बी एल ओपेनहाइम, ऑप्शन सी जे स्टाफ, ऑप्शन डी श्वार्जेनबर्गर। किसने कहा है ये? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एल ओपेनहाइम ने कहा है। ये कहीं कहीं आपको ऑप्शंस में सिर्फ ओपेनहाइम भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966? निम्नलिखित में से कौन से अधिकार 1966 के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए, यहाँ पे आपको 4 सिचुएशन दिया गया है और नीचे आपका कोड्स दिए गए हैं। इन चारों सिचुएशन में से कौन कौन सही है हम देखते हैं। पहला सिचुएशन है हमारा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेकेंड है इनहेरेंट राइट टू लाइफ, थर्ड है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, क्रूएल, इनह्यूमन और डिगार्डिंग ट्रीटमेंट। अब चौथा है हमारा राइट टू वर्क एंड फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस, काम करने का अधिकार और उचित, एंड थर्ड है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, क्रूएल, इनह्यूमन और डिगार्डिंग ट्रीटमेंट। फोर्थ है राइट टू वर्क एंड फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस। इसका जो सही आंसर होगा इन ऑप्शंस में से कौन कौन सिचुएशन हमारा सही है? यहाँ ऑप्शन बी सही है इसका आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूरिस्प्रूडेंस हैज डिफाइंड एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। विधि शास्त्र को सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन ए सामंत, बी ऑस्टिन, सी स्टर्न, डी हॉलैंड। तो किसने कहा है? हॉलैंड ने कहा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिवाइडेड द सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल एंड मटेरियल सोर्सेज। किसने विधि के स्रोतों को औपचारिक और भौतिक स्रोतों के में विभाजित किया? ऑप्शन ए एलन, बी किटन, सी ग्रे, डी सामंत। तो किसने किया है? सामंत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड प्रेसिडेंट्स आर द पास्ट डिसीजंस यूज्ड एज गाइड इन फ्यूचर डिसीजंस। पूर्ववर्ती वे पूर्व निर्णय है जो भविष्य के निर्णयों के लिए मार्गदर्शक होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डाइस, बी ग्रे, सी किटन, डी नन ऑफ द एबव। तो किसका कथन है ये डाइस का कथन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ थिंग इज अनलेस वी स्टडी व्हाट इट डज, हु सेड दिस। हम यह नहीं समझ सकते कि कोई वस्तु क्या है जब तक कि हम यह ना जान ले कि वह क्या करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी पाउंड, सी केल्सन, डी सामंत। कथन सामंत का है, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीगल पर्सन। कानूनी व्यक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हमारा 4 सिचुएशन दिया गया है और नीचे हमारा कोड है, इनमें से हमें सही उत्तर चुनना है, सही जो करेक्ट आंसर है। तो पहला सिचुएशन है ऑल नेचुरल पर्सन्स आर नॉट लीगल पर्सन, सेकेंड है ऑल लीगल पर्सन्स आर ट्रीटेड एज नेचुरल पर्सन्स, ऑप्शन, और थर्ड है हमारा ऑल बिजनेस एसोसिएशन आर लीगल पर्सन्स। इसमें जो सही आंसर है वो तीनों में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही है, फर्स्ट एलोन इज करेक्ट। सिर्फ ये सही है हमारा, बाकी का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोजेशन इज मीन्स। ऑप्शन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क। ऑप्शन बी है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु पर प्रभावी नियंत्रण। ऑप्शन सी है एन इंटेंशन टू होल्ड द ऑब्जेक्ट एज ऑनर, स्वामी के रूप में वस्तु को रखने का इरादा। ऑप्शन डी है एन इंटेंशन टू एक्सक्लूड इंटरफेरेंस बाय अदर्स, अन्य के हस्तक्षेप को रोकने का इरादा। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड पोजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वेग टर्म्स। स्वामित्व सबसे अस्पष्ट शब्दों में से एक है, किसने कहा है? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस एट इन आर वर्सेज स्मिथ। ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस लॉर्ड पार्कर इन टावोस एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेज ग्रे। ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस स्कॉट इन हॉल वर्सेज डाउसन। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। जिसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, चीफ जस्टिस एट इन आर वर्सेज स्मिथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा Assertion Austin said that only the laws set by sovereign to the members of a political society are positive law or law simply and strictly so called.
ऑस्टिन ने कहा कि केवल वे कानून जो संप्रभु द्वारा राजनीतिक समाज के सदस्यों के लिए निर्धारित किए जाते हैं वही सकारात्मक कानून होते हैं। रीजन है इन एक्सप्लेनिंग लॉज ऑस्टिन एम्फसाइज द एलिमेंट ऑफ सैंक्शन। कानून की व्याख्या करते समय ऑस्टिन ने दंड के तत्व पर बल दिया है। अब हमें करेक्ट आंसर चूज करना है इसमें से। तो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर है? इसमें से जो सही आंसर है हमारा वो हमारा ऑप्शन ए सही है। एसर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? एसर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन वैध अनुबंध का एक आवश्यक घटक है? ऑप्शन ए इक्वलिटी इन द बार्गेनिंग पावर बिटवीन द पार्टीज। पक्षकारों के बीच सौदेबाजी की शक्ति में समानता। ऑप्शन बी है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर द पार्टीज आर एक्सपोज टू। पक्षकारों पर पड़ने वाला सामाजिक और आर्थिक दबाव। ऑप्शन सी है डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी ओवर द अदर। एक पक्ष का दूसरे पर वर्चस्व। ऑप्शन डी है कॉम्पिटेंस एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी। पक्षकारों की योग्यता और संविदात्मक क्षमताएं। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी कॉम्पिटेंस एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज। संविदा के निर्माण में सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कंसिडरेशन। ऑप्शन बी एग्रीमेंट कंसिडरेशन ऑफर एक्सेप्टेंस। ऑप्शन सी है ऑफर कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट। ऑप्शन डी है ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन एंड देन एग्रीमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है ऑफर देन एक्सेप्टेंस देन कंसिडरेशन एंड देन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज। एक अनुबंध जो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के बिना बनाया गया है वह होता है। ऑप्शन ए वाइड एब इनिशियो, बी वाइड, सी इलीगल, डी वाइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेगिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेगिलिटी रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अवैधता अनुबंध को बनाती है। ऑप्शन इलीगल, बी पनिशेबल, सी वाइड, डी वाइडेबल। क्या बनाती है? वाइड बनाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड अ। किसी अनिश्चित घटना के निर्धारण पर धन या धन के मूल्य को देने का वादा कहलाता है। ऑप्शन ए लॉटरी, बी वैगर, सी चिट। क्या कहलाता है? तो ये वैगर कहलाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन है enters into a contract with B to pay him a sum of 5,000 rupees if India wins the World Cup. It is A B के साथ एक अनुबंध करता है कि यदि भारत विश्व कप जीतता है तो वह उसे 5,000 रुपये देगा। यह है क्या है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? ऑप्शन ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बी वैगरिंग एग्रीमेंट, ऑप्शन सी है गुडविल कॉन्ट्रैक्ट और डी है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एसेंट डिस्चार्ज बाय। एक अनुबंध समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, बी फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, सी नोवेशन, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तीनों ही सिचुएशन में एक अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज दैट। निष्फलता के सिद्धांत का आधार क्या है? तो इसका आधार यह है कि तो हम देखते हैं कौन सा। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस इज एग्जीक्यूट वेयर अ फंडामेंटल एजम्पशंस अंडरलाइंग द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल। जहां अनुबंध की मूल धारणा असंभव हो गई है वहां निष्पादन माफ है। ऑप्शन बी है सब्सटेंशियल ऑब्जेक्ट विच द पार्टीज हैड इन व्यू इज नो लॉन्गर अटेनेबल। जिस मुख्य उद्देश्य को पक्षकारों ने ध्यान से जिस मुख्य उद्देश्य को पक्षकारों ने ध्यान में रखा था वह अब प्राप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है लिटरल परफॉर्मेंस मे स्टिल बी पॉसिबल बट इट विल नॉट फुलफिल द ओरिजिनल एंड कॉमन डिजाइन ऑफ द पार्टीज। शाब्दिक निष्पादन संभव हो सकता है परंतु यह पक्षकारों की मौलिक और साझा योजना को पूरा नहीं करता।
ऑप्शन डी है पार्टीज हैव इम्प्लाइडली एग्रीड दैट इन केस द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन परफॉर्म्ड would be different from the contract as agreed to be performed, then the contract need not be performed. पक्षकारों ने यह स्वीकार किया है कि यदि अनुबंध का निष्पादन उस रूप में नहीं हो सकता जैसा तय हुआ था तो निष्पादन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेसिस क्या है, आधार क्या है कि पक्षकारों ने यह स्वीकार किया है कि यदि अनुबंध का निष्पादन उस रूप में नहीं हो सकता जैसा वह तय किया था तो निष्पादन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जुडिशियल बेसिस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द थ्योरी। अर्थ संविदात्मक दायित्व का न्यायिक आधार किस सिद्धांत से समझाया गया है। अर्थ संविदात्मक दायित्व का न्यायिक आधार किस सिद्धांत से समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए है इंडेबिटेटस एजम्पसिट, ऑप्शन बी है अनजस्ट इनरिचमेंट दैट इज इनरिचमेंट ऑफ वन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, ऑप्शन सी है जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है वॉलंटरी बेनिफिट्स। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन, संविदा का उल्लंघन तब होता है जब ऑप्शन ए अ पार्टी रिनाउंसेस हिज लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, पक्ष अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारी से इनकार करता है, ऑप्शन बी है अ पार्टी बाय हिज ओन एक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, पक्ष स्वयं के कृत्य से निष्पादन को असंभव बना देता है, ऑप्शन सी है पार्टी टोटली और पार्शली फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पक्ष पूरी या आंशिक रूप से अपने हिस्से का निष्पादन करने में असफल होता है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ए बी एंड सी इन तीनों ही सिचुएशन में संविदा का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल इज अ लीडिंग केस ऑन, ऑप्शन ए एंटीसिपेटरी ब्रीच, ऑप्शन बी रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, ऑप्शन सी ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड टर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड टॉर्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किस लैटिन वर्ड से टॉर्ट को डिराइव किया गया है। ऑप्शन ए टॉर्टम, ऑप्शन बी टॉर्टस, ऑप्शन सी टॉर्ट्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। किससे किया गया है? टॉर्टम से किया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू और मोर पर्सन्स कमिट सेम टॉर्ट अगेंस्ट द सेम प्लेंटिफ दे मे बी, जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही वादी के विरुद्ध एक ही अपकृत्य करते हैं तो उन्हें कहा जा, ऑप्शन ए कंपोजिट टॉर्ट फीजर, ऑप्शन बी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस टॉर्ट कमिटर्स, ऑप्शन सी टॉर्ट पार्टनर्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। किस क्या कहा जाता है उसे? कंपोजिट टॉर्ट फीजर कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइबल इज एड्रेस्ड टू द आई, सिलेंडर टू द ईयर, विच वन इज सिलेंडर। लाइबल आंख से, सिलेंडर कान से जुड़ा होता है, निम्न में से कौन सिलेंडर है? ऑप्शन ए वर्ड्स ऑन अ ड्रामेटिक स्टेज, ऑप्शन बी है सिनेमा कैरेक्टर्स डायलॉग, ऑप्शन सी है रिकॉर्डेड एब्यूजेस ऑन ग्रामोफोन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ड्स ऑन अ ड्रामेटिक स्टेज जो है वो किससे संबंधित है? सिलेंडर से। ये लाइबल और सिलेंडर वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इससे एक क्वेश्चन रहने की चांसेस होती है, तो आप लाइबल और सिलेंडर को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग केस ऑन द टॉर्ट ऑफ कंस्पिरेसी इज, षड्यंत्र के अपकृत्य का एक प्रमुख मामला है, कौन सा है? ऑप्शन ए डोंग वर्सेस स्टीवेंसन, ऑप्शन बी है ब्रेथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन सी है हिक्स वर्सेस फुलकनर, ऑप्शन डी है मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस एमसी ग्रेगर गो एंड कंपनी। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा केस है टॉर्ट ऑफ कंस्पिरेसी से रिलेटेड लीडिंग केस? तो मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूसेंस रिकॉग्नाइजेस, न्यूसेंस किस सिद्धांत को मान्यता देता है? ऑप्शन ए नो फॉल्ट लायबिलिटी, ऑप्शन बी फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी, ऑप्शन सी है इम्प्यूटेबिलिटी बेस्ड लायबिलिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए नो फॉल्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 केसेस विथ टॉर्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है मामले और उनके अपकृत्य से, कौन से अपकृत्य किस मामले से है? तो अभी मिलाएंगे उसको, देखते हैं कौन सा है। तो पहला है हमारा ऑप्शन ए डोंग वर्सेस स्टीवेंसन मैन्युफैक्चरर्स लायबिलिटी, ऑप्शन बी है कैसिडी वर्सेस डेली मिरर डिफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है मेरीवेदर वर्सेस निक्सन जॉइंट टॉर्ट फीजर, ऑप्शन डी है वर्ड वर्सेस जॉन्स फॉल्स इम्प्रेसमेंट। ये चारों ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज अ टॉर्ट इंटेंडिंग टू प्रोटेक्ट, द्वेषपूर्ण अभियोजन एक ऐसा टॉर्ट है जो सुरक्षा करता है, ऑप्शन ए अगेंस्ट अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स,
ऑप्शन बी राइट पुलिस टू प्रोसिक्यूट, ऑप्शन सी एक्यूज्ड अगेंस्ट पुलिस एक्सेसेस, ऑप्शन डी है पुलिस अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स। तो किसको प्रोटेक्ट करता है ये? अगेंस्ट अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी इज कमिटेड बाय अ पर्सन हु मैरीज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज और हर स्पाउसेस प्रोवाइडेड। बहुविवाह का अपराध वह व्यक्ति करता है जो अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह करता है यदि ऑप्शन ए है द फर्स्ट मैरिज इज नॉट नल एंड वाइड, ऑप्शन बी द फर्स्ट मैरिज इज नल एंड वाइड, ऑप्शन सी द फर्स्ट मैरिज इज वॉइडेबल एंड नो कोर्ट डिक्री एनुलिंग फर्स्ट मैरिज हैज बीन ऑब्टेन। पहली शादी रद्द योग्य है और उसे रद्द करने के लिए किसी न्यायालय का डिग्री प्राप्त नहीं किया गया है। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर है? तो ऑप्शन डी सही है, बोथ ए एंड सी, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिंदू हस्बैंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम एंड मैरिंग अगेन विल बी गिल्टी ऑफ बाइगेमी हेल्ड इन। इस केस में इसको कहा गया है कि एक हिंदू पति इस्लाम धर्म अपनाकर दोबारा विवाह करता है तो वह बहु विवाह का दोषी होगा। ऑप्शन ए भाऊराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है डॉक्टर NA मुखर्जी वर्सेस स्टेट, ऑप्शन सी है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है PV वेंकट रमन वर्सेस स्टेट। तो किस केस में कहा गया है? सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मेक्स अ बाइगेमस मैरिज। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 बहु विवाह को बनाती है। क्या बनाती है? ऑप्शन ए वाइड, बी वाइडेबल, सी वाइड और वाइडेबल, ऑप्शन डी इनवैलिड। क्या बनाती है इसको? वाइड बनाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉग्निशन ऑफ विच ग्राउंड्स लेड टू रिमेनिंग ऑफ गिल्ट थ्योरी एज द फॉल्ट थ्योरी। किन आधारों की मान्यता के कारण गिल्ट थ्योरी को फॉल्ट थ्योरी के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए इंसैनिटी एंड एपिलेप्सी, ऑप्शन बी डेजर्सन, ऑप्शन सी एडल्ट्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है इंसैनिटी एंड एपिलेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री विच इंट्रोड्यूस थ्योरी ऑफ प्री कंसेंट ऑफ द म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी इन द फैमिली लॉ इज। वह देश जिसने पारिवारिक कानून में स्वतंत्र सहमति या पारस्परिक सहमति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए सोवियत यूनियन, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जापान। किसने किया? सोवियत यूनियन ने। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अस्थायी भरण पोषण का आदेश ऑप्शन ए बाई सेल्फ ऑपरेट्स एज अ चार्ज ऑन द रिस्पोंडेंट्स प्रॉपर्टी। स्वतः ही प्रतिवादी की संपत्ति पर एक देयता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी है ऑपरेट्स एज अ चार्जेस ऑन द रिस्पोंडेंट प्रॉपर्टी ओनली बाय द कोर्ट्स ऑर्डर। केवल न्यायालय के आदेश से प्रतिवादी की संपत्ति पर देयता बनता है। ऑप्शन सी है कैन नॉट ऑपरेट एज अ चार्ज ऑन द रिस्पोंडेंट प्रॉपर्टी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी परिस्थिति में प्रतिवादी की संपत्ति पर देयता नहीं बनता। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इंटरिम ऑर्डर फॉर कस्टडी मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा भरण पोषण और शिक्षा के लिए अंतरिम आदेशों की व्यवस्था करती है। सबसे उपयुक्त उत्तर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए द माइनर चिल्ड्रन इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ अ वैलिड मैरिज। नाबालिग बच्चे वैध विवाह से उत्पन्न बच्चे हैं। ऑप्शन बी है द माइनर चिल्ड्रन इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ अ वैलिड एज वेल एज वाइड और वॉइडेबल मैरिज। नाबालिग बच्चे वैध शून्य और रद्द योग्य विवाह से उत्पन्न हो सकते हैं। ऑप्शन सी है द माइनर चिल्ड्रन इंक्लूड लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट एंड एडॉप्टेड चिल्ड्रन। नाबालिग बच्चे वैध, अवैध और गोद लिए हो सकते हैं। ऑप्शन डी है द माइनर चिल्ड्रन इंक्लूड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। नाबालिग बच्चे वैध या अवैध हो सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है द माइनर चिल्ड्रन इंक्लूड लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट एंड एडॉप्टेड चिल्ड्रन। जो नाबालिग बच्चे होते हैं इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो वैध हो, अवैध हो, गोदी हो, तीनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट इवन when the father is alive the mother can act as a natural guardian
अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिता के जीवित रहने पर भी कुछ परिस्थितियों में मां प्राकृतिक अभिभावक हो सकती है? ऑप्शन ए है वंदना शिव वर्सेस जयंत बंदोपाध्याय। ऑप्शन बी है नारायण वर्सेस सपूर्णा। ऑप्शन सी है जियाबाई वर्सेस पठान। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है वंदना शिवा वर्सेस जयंता बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिंदू सक्सेशन एक्ट बेसिस इट्स रूल ऑफ सक्सेशन ऑन द मिताक्षरा प्रिंसिपल ऑफ प्रेफरेंस बेस्ड ऑन क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मिताक्षरा सिद्धांत पर आधारित है जो संबंध की निकटता के आधार पर उत्तराधिकार की प्राथमिकता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। ऑप्शन बी रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी है रूल ऑफ प्रोपिक्यूटी। ऑप्शन डी है पर कैप्टा पर स्ट्राइप्स रूल्स। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है रूल ऑफ प्रोपिक्यूटी, निकटता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज। मुस्लिम विधि शास्त्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फिकह, बी कियास, सी कुरान, डी हदीस। क्या कहा जाता है? फिकह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि के स्रोत हैं? ऑप्शन ए कुरान, बी इजमा, सी कियास, डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन इंसिडेंट्स ऑफ मुता मैरिज आर। मुता विवाह की मुख्य विशेषता है क्या है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए नो म्यूचुअल इनहेरिटेंस राइट्स बट लेजिटिमेट चिल्ड्रन इनहेरिट। पत्नी और पति के बीच कोई पारस्परिक उत्तराधिकार अधिकार नहीं है परंतु बच्चे वैध होते हैं और उत्तराधिकारी बनते हैं। ऑप्शन बी है वाइफ नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अनलेस एग्रीड। पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है जब तक कि यह तय न किया गया हो। ऑप्शन सी है हस्बैंड मे एंड मैरिज बाय गिफ्ट ऑफ टर्म। पति अवधि का उपहार देकर विवाह समाप्त कर सकता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सिया लॉ इफ हस्बैंड कैन स्पीक बट गिव्स तलाक इन राइटिंग इट इज। सिया विधि के अंतर्गत यदि पति बोलने में सक्षम हो पर तलाक लिखित रूप में देता है तो वह ऑप्शन ए वैलिड होगा, बी वाइडेबल होगा, सी वाइड होगा। ऑप्शन डी वैलिड वेरिंग सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर वैध होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है वाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मीन्स। ऑप्शन ए मैरिज अन्यूल्ड फॉर अ कॉज इम्प्यूटेबल टू वाइफ, पत्नी के कारण विवाह को रद्द करना। ऑप्शन बी डाइवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ, पत्नी द्वारा लिए गए तलाक का अनुरोध। ऑप्शन सी है डाइवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ हस्बैंड, पति द्वारा तलाक का अनुरोध। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है मैरिज अन्यूल्ड फॉर अ कॉज इम्प्यूटेबल टू वाइफ। क्राइम क्या है? अपराध क्या है? ऑप्शन ए प्राइवेट रॉन्ग है, बी पब्लिक रॉन्ग है, सी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक रॉन्ग है, डी नन ऑफ द एबव है। तो क्राइम क्या है? पब्लिक रॉन्ग है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर दैट एन एक्ट शुड बी पनिशेबल इट मस्ट बी मॉरली ब्लेम वर्दी। इट मस्ट बी अ सिन हु सेड दिस। किसी कृत्य को दंडनीय तभी बनाया जा सकता है जब वह नैतिक रूप से निंदनीय हो, वह एक पाप होना चाहिए। यह कथन किस न्यायाधीश ने दिया है? ऑप्शन ए सामंत, बी कृष्णा अय्यर, सी लॉर्ड डैनिंग, डी एस.टी. फन। किसने दिया है? ये लॉर्ड डैनिंग ने दिया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स एनी ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया ही। यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है भारत के बाहर कोई अपराध करता है तो वह ऑप्शन ए कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एज द एक्ट वॉज नॉट कमिटेड इन इंडिया। उसे भारत में अभियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्य भारत में नहीं हुआ। ऑप्शन बी है कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन द कंट्री वेयर द ऑफेंस वॉज कमिटेड। उसे उस देश में अभियोजित किया जा सकता है जहां अपराध हुआ। ऑप्शन सी है कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया इन एनी प्लेस इन विच ही मे बी फाउंड। उसे भारत में कहीं भी अभियोजित किया जा सकता है जहां वह पाया जाए। ऑप्शन डी है कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड नीदर इन इंडिया नॉर इन द कंट्री वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड। उसे ना तो भारत में और ना ही उस देश में अभियोजित किया जा सकता है जहां अपराध हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस रिया मीन्स। ऑप्शन ए मेंटल एस्पेक्ट और गिल्टी माइंड ऑफ द क्रिमिनल। ऑप्शन बी इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटेंशन एग्जाम्पल नेग्लिजेंस। ऑप्शन सी है इंटेंशन नॉलेज और बिलीफ एज ए डिफाइंड इन डिफरेंट ऑफेंसेस। ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टस रियस मीन्स। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल इच्छा की बाहरी अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी है सच एक्शंस विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऐसे कार्य जो कानून द्वारा निषिद्ध है।
ऑप्शन सी है द होल डेफिनेशन ऑफ द क्राइम विद द एक्सेप्शन ऑफ मेंटल एलिमेंट एंड इट इवन includes a mental element in so far as that is contained in the definition of act. मानसिक तत्व को छोड़कर अपराध की पूरी परिभाषा, परंतु जहां मानसिक तत्व कार्य की परिभाषा में निहित हो वहां उसे भी शामिल करता है। ऑप्शन डी है एक्सटर्नल फिजिकल एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून द्वारा निषिद्ध बाहरी शारीरिक क्रियाएं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4 स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। निम्न में से कौन अपराध के 4 चरणों का सही क्रम वर्णित करता है। ऑप्शन ए अटेम्प्ट, प्रिपरेशन, इंटेंशन, रिजल्ट। ऑप्शन बी है इंटेंशन, अटेम्प्ट, प्रिपरेशन एंड रिजल्ट। ऑप्शन सी है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, रिजल्ट। ऑप्शन डी है रिजल्ट, इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, इंटेंशन देन प्रिपरेशन देन अटेम्प्ट एंड लास्ट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस डिड सरकारिया जस्टिस डिसअप्रूव कैनीज नैरो व्यू ऑन अटेम्प्ट। किस मामले में न्यायमूर्ति सरकारिया ने कैनी की प्रयास की संकीर्ण व्याख्या को अस्वीकार किया था। ऑप्शन ए है असगर अली प्रधानिया वर्सेस एम्परर। ऑप्शन बी है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। ऑप्शन सी है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑप्शन डी है मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब विच क्राइटेरियन वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट फ्रॉम प्रिपरेशन। महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब के मामले में प्रयास और तैयारी में भेद करने के लिए कौन सा मानदंड अपनाया गया। ऑप्शन ए इम्पॉसिबिलिटी, बी डेंजर टू द सोसाइटी, सी अपॉर्चुनिटी टू रिट्रीट फ्रॉम द ऑफेंस। ऑप्शन डी प्रॉक्सिमिटी। क्या अपनाया गया? ऑप्शन ए इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एक्ट विल नॉट बी एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय। कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि वह किया गया हो। किसके द्वारा और कैसे किया गया हो? ऑप्शन ए है एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून और दुर्भाग्य या दुर्घटना से। ऑप्शन बी है एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के। ऑप्शन सी है एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के विधि सम्मत कार्य को विधिक तरीके से करते हुए। ऑप्शन डी है एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के विधिक तरीके से विधि सम्मत कार्य करते हुए उचित सावधानी और ध्यान पूर्वक से। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इस द्वारा किया जाता है कोई अपराध तो वह कोई कार्य तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एन 11-year-old boy kills someone with a knife after threatening him. What is the liability of? एक 11 वर्षीय लड़के ने चाकू से धमकाने के बाद किसी की हत्या कर दी, उसकी कानूनी जिम्मेदारी क्या होगी? ऑप्शन ए द बॉय इज नॉट गिल्टी एज ही लैक्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लड़का दोषी नहीं है क्योंकि उसमें पर्याप्त समझ की परिपक्वता नहीं थी। ऑप्शन बी है द बॉय इज गिल्टी एज ही न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस एंड हैड सफिशिएंट मैच्योरिटी। लड़का दोषी है क्योंकि उसने जो किया उसे समझा और उसका इरादा स्पष्ट था। ऑप्शन सी है द बॉय इज नॉट गिल्टी एज ही वॉज बिलो 12 years ऑफ एज। लड़का दोषी नहीं है क्योंकि वह 12 वर्ष से कम आयु का था। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमो डेट क्योर नॉन हैविट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नो वन कैन गिव वर्ड ही डज नॉट हैव। जो उसके पास नहीं है उसे कोई नहीं दे सकता। ऑप्शन बी है एवरीवन हैज एवरीथिंग। सभी के पास सब कुछ है। ऑप्शन सी है एवरीवन कैन गिव एवरीथिंग। किसी को भी सब कुछ देने का अधिकार है। ऑप्शन डी है जो नहीं है वह दिया जा सकता है। व्हाट इज नॉट देयर कैन बी गिवन। इसका सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए। जो उसके पास नहीं है उसे कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्स लॉसी कॉन्ट्रैक्टस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लॉ इज ऑलवेज लोकल। कानून केवल स्थानीय होता है। ऑप्शन बी है द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अप्लाइज। अनुबंध का कानून वही का होगा जहां अनुबंध हुआ। ऑप्शन सी है लॉ हैज नो रोल इन कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध में कोई कानून का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन डी है नो कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर एनी लॉ। अनुबंध किसी कानून के
नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। लेक्स लोसी कॉन्ट्रैक्टस मीन्स द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अप्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्स पोस्टेरियर डेरोगेट प्रायरी का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए है लेटर लॉ एब्रोग्स एन अर्लियर लॉ, नया कानून पुराने कानून को खत्म कर देता है। ऑप्शन बी है अर्लियर लॉज प्रिवेल, पुराने कानून सर्वोपरि होते हैं। ऑप्शन सी है ऑल लॉज आर इक्वली वैलिड, सभी कानून समान महत्व रखते हैं। ऑप्शन डी है न्यू लॉ डज नॉट अप्लाई टू ऑल, नया कानून पुराने पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। लेक्स पोस्टेरियर डेरोगेट प्रायरी मीन्स अ लेटर लॉ एब्रोगेट्स एन अर्लियर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्स स्पेशलिस डेरोगेट लेगी जनरेलिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जनरल लॉ ओवररूल्स स्पेशल लॉ, सामान्य कानून विशेष कानून को समाप्त करता है। ऑप्शन बी है स्पेशल लॉ ओवररूल्स जनरल लॉ, विशेष कानून सामान्य कानून को समाप्त करता है। ऑप्शन सी है ऑल लॉज आर इक्वल। ऑप्शन डी है नो लॉ अप्लाई, कोई भी कानून लागू नहीं होता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि लेक्स स्पेशलिस डेरोगेट लेगी जनरलिया मीन्स स्पेशल लॉ ओवररूल्स जनरल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैवेट एम्पिटर का मतलब क्या है? ऑप्शन ए सेलर शुड बीवेयर, ऑप्शन बी लेट द बायर बीवेयर, ऑप्शन सी कोर्ट शुड बीवेयर, ऑप्शन डी लॉ शुड बी वेयर। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी लेट द बायर बीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैवेट वेंडेटर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है लेट द बायर बीवेयर, ऑप्शन बी लेट द सेलर बीवेयर, ऑप्शन सी कोर्ट शुड बीवेयर, ऑप्शन डी नो वन नीड्स टू बीवेयर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा लेट द सेलर बीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो अल्ट्रम पार्टम किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब इनिशियो का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फ्रॉम द बिगिनिंग, बी आफ्टर द एंड, सी फ्रॉम द मिडिल, ऑप्शन डी है फ्रॉम नोवेयर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमस पोसिडेंडी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इंटेंशन टू पोसेस, संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, ऑप्शन बी है अबैंडनिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति को त्याग देना, ऑप्शन सी है इंटेंशन टू सेल प्रॉपर्टी, संपत्ति बेचने का इरादा, ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संरक्षण। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। एनिमस पोसिडेंडी मीन्स इंटेंशन टू पोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छी लगी हो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।